जितने भी स्टूडेंट मेरे दोस्त हमारे YouTube चैनल राज कॉम्पिटिटिव एकेडमी चैनल से जुड़े हैं, तो सुबह सुबह उनको प्यार भरा सुप्रभात, गुड मॉर्निंग इस YouTube चैनल की ओर से। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, हम लोग जूलॉजी पढ़ रहे थे। ठीक है, जूलॉजी में हम लोग देखे थे कि सेल चैप्टर देख रहे थे, और सेल चैप्टर में हम लोग जाने थे सेल जो है क्या है, सेल का नामकरण कैसे हुआ, सेल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेल के जनक कौन है, सबसे बड़ा कोशिका कौन है, सबसे छोटा कोशिका कौन है, इन सब चीजों को देखने का काम किए थे। ठीक है, तो और आगे जो है इस वीडियो में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे सेल के अंग के बारे में। ठीक है, मतलब कि कोशिकांग के बारे में। जिस तरह मानिए ये पेन, ये पेन, ठीक है, ये पेन है, तो इस पेन का एक अंग क्या क्या हुआ, पार्ट क्या क्या हुआ, ये इसका कवर हुआ, इसके अंदर जो पाइप लगा हुआ है, ठीक है, वो हुआ, उसके अंदर जो इंक है वो है, तो इस सब ये पेन का पार्ट हुआ। तो उसी प्रकार जो है कोशिका का भी जो है पार्ट होगा। ठीक है, सेल का भी जो है पार्ट होगा, तो उसी पार्ट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, जिस तरह हमारा बॉडी जो है, और बॉडी का पार्ट क्या क्या है, आंख, नाक, कान, सब ये बॉडी का पार्ट है, तो सेल का भी जो है पार्ट है। उसी पार्ट को हम लोग इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आगे। तो देखिए कोशिकांग, ठीक है, आपको बताए कोशिकांग मतलब कोशिका का अंग, मतलब सेल का अंग, सेल का पार्ट। तो सेल का पार्ट जो है उनको देखते हैं। ये आपको सेल का फिगर बना दिए हैं। ठीक है, सेल का फिगर में अब सेल का पार्ट क्या क्या होता है इसको देखते हैं। जिस तरह हम यहाँ बनाए हैं और नाम भी लिखे हैं, नामकरण भी किए हैं। देखिए, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, वॉक्यूल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो है सेल के पार्ट हैं, सेल का हिस्सा। ठीक है, तो इसी सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, तो पहला जो हम लोग देखेंगे सेल का पार्ट, पहला पार्ट है कोशिका झिल्ली। तो यहाँ कोशिका झिल्ली को हम दिखा है, ये जो पार्ट है कोशिका का, ये चारों साइड से घिरा हुआ, ये कोशिका झिल्ली होता है। ठीक है, जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम प्लाज्मा झिल्ली है, इंग्लिश में इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन आपका हो गया। ठीक है, यहां लिखे भी है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो अब देखिए ये सेल मेम्ब्रेन आखिर किसमें पाया जाता है। पहले सेल मेम्ब्रेन किसमें पाया जाता है, तो सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। पादप मतलब पौधा, पौधा वही जो एकदम खड़ा होके हिलडुल करते रहते हैं। ठीक है, तो वही पादप, और जंतु हम लोग जंतु हुए, और जितने भी एनिमल है वो सब जंतु हुए। तो ये क्या सेल मेम्ब्रेन किसमें पाया जाता है, पादप और जंतु में। और बात करें सेल मेम्ब्रेन बना किस चीज का होता है, तो ये प्रोटीन का बना होता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और देखिए कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। यह जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही सभी अंग होते हैं। जिस तरह ये लाइसोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, राइबोसोम, ये सब जो है इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, देख रहे हैं ना, बना हुआ भी है। तो ये सभी प्रकार के अंग जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए कि ये तो सेल मेम्ब्रेन की बात हो गया, और सेल मेम्ब्रेन आपको बताया कि पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। अब आगे बात आता है आपको कोशिका भित्ति का। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो ये कोशिका भित्ति क्या होता है, तो एग्जांपल के तौर पर लीजिए, मानिए आप मार्केट गए। ठीक है, आप यदि मार्केट जाते हैं तो आपको एक प्लास्टिक देता है। ठीक है, एक प्लास्टिक देता है और उसमें आप लेते हैं सब्जी लिए, परवल लिए, आलू लिए। ठीक है, तो वो क्या होता है कि भर जाता है, तो अब ज्यादा चीज लीजिएगा तो वो फटने लगेगा। तो फटने लगेगा तो दुकानदार क्या करते हैं, यदि और भी ज्यादा चीज लेते हैं, मिर्ची ले लिए या और भी कोई और सब्जी ले लिए, तो ज्यादा हो जाएगा तो दुकानदार क्या करते हैं, हमको एक और प्लास्टिक दे देते हैं, और उसको क्या करते हैं, उसी प्लास्टिक के अंदर डाल देते हैं।
ठीक है, ताकि वो फटे नहीं। तो वही होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का काम क्या होता है कि यही सेल के चारों साइड होते हैं, मेम्ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये आपको इस प्रकार जो है ये कोशिका सेल वाल होता है, मतलब वाल मतलब दीवार हो गया, ठीक है। तो सुरक्षा प्रदान करता है सेल को कोशिका भित्ति, ठीक है। जिस तरह आपको बताया कि मार्केट गए सब्जी लिए, ठीक है, प्लास्टिक के ऊपर जो कवर चढ़ा है तो वो उसको बचाने का काम करेगा, वजन है तो उसको बचाने का काम करेगा, टूटे फटे नहीं। तो इसी सेल का पार्ट को बचाने का काम करता है कोशिका भित्ति, सेल वाल। ये तो सेल मेम्ब्रेन हो गया, और सेल मेम्ब्रेन का जो बाहरी परत होता है वही सेल वाल कहलाता है। अब बात आती है कि यह किस में पाया जाता है, तो सेल वाल जो है ये वल्ली प्लांट में पाया जाता है। आपको पहले बताया कि सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, लेकिन सेल वाल की बात करें, कोशिका भित्ति की बात करें तो ये सिर्फ पादप में पाया जाता है, पौधा में पाया जाता है, ठीक है। अब ये कोशिका भित्ति बना किसका होता है, जिस तरह कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना था, तो कोशिका भित्ति जो है ये सेल्यूलोज का बना होता है। तो यही सेल्यूलोज क्या करता है कि सेल को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। जिस तरह हमको क्या सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, कोई चीज निशान बाहर जो लगते हैं, खोंच ऊंच लग जाता है, देहाती भाषा में बोलिए, गाँव के भाषा में बोलिए तो खोंच ऊंच, ठीक है। तो खोंच ऊंच लगने से बचाता है क्या, हम लोग को कपड़ा बचाता है। और ये कपड़ा किस चीज का बना होता है, कपास का बना होता है। और कपास जो है क्या चीज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। तो हमारा कपड़ा सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। नोट जो देखते हैं, रुपया, वो भी क्या होता है, वो कागज का बना होता है, और कागज में भी जो है सेल्यूलोज होता है। तो वो कहाँ से आया, प्लांट से कागज बनता है, ठीक है। तो प्लांट से, पौधा से कागज बना, कागज में सेल्यूलोज होता है, और उससे नोट बनता है, तो वो सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है, जो कि हमारा सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ भी सेल्यूलोज क्या करता है, सेल को बचाने के लिए जो है सुरक्षा प्रदान करता है, ये सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये तो आपको बता दिए कि ये सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है, कोशिका झिल्ली को हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, कोशिका भित्ति को पढ़ लिए। अब अगला पार्ट देखते हैं। अगला जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ दिखाए हैं, ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, और सेल मेम्ब्रेन के बाहरी परत को जो देखे वो सेल वाल हो गया। अब आता है आगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया देखिए कहाँ पाया जाता है, आपको पता है कि सेल के अंदर ही सब पाया जाता है, कोशिका का अंग, ये भी तो कोशिका का अंग है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ दिखाए, देखिए ये जो देख रहे हैं ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो ये कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो हुआ ये इंग्लिश नेम हुआ, इसका हिंदी देखें तो इसका हिंदी नेम होता है सूत्रकणिका, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में इसका खोजकर्ता के बारे में पूछा जाता है, इसका खोज किसने किया था। तो इसका खोज जो किया था उसका नाम था अल्टमैन, ठीक है। इसका खोजकर्ता के बारे में पूछे तो इसका खोज जो किया था अल्टमैन किया था, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनता है। तो अब कैसे बनता है, देखिए, जैसे हम लोग शोषण करते हैं, शोषण की क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारा बॉडी जब शोषण करने लगते हैं वो क्या करता है कि शोषण के दौरान क्या होता है कि देखिए, शोषण के दौरान जो है ये एक चक्र चलता है। क्या होता है कि देखिए, जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने के दौरान क्या होता है कि हमारे बॉडी जो है वो हीमोग्लोबिन को पहुंचा देता है शोषण के दौरान सेल में, और सेल में क्या बताया आपको, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र चलता है जिसको कहते हैं क्रेब्स चक्र, ठीक है। तो ये क्रेब्स चक्र जो है, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने इसको पहले देखा था इस चक्र को, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया क्रेब्स चक्र, ठीक है। तो इस क्रेब्स चक्र के दौरान क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, 38 एटीपी ऊर्जा बनाता है, ठीक है। 38 एटीपी ऊर्जा बनाता है, ऊर्जा का निर्माण करता है, और वही 38 एटीपी ऊर्जा मिलकर के जो एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। और
ग्लूकोज का काम क्या होता है, ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, पावर देता है, ठीक है। तो 38 एटीपी मिला करके एक जो है ग्लूकोज बनता है क्रेब्स चक्र के दौरान। और क्रेब्स चक्र जो है कहाँ बनता है, कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, सेल में, ठीक है। तो ये श्वसन के दौरान होता है। आपको ये चक्र पूछा जाएगा तो ये कौन सा चक्र चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो आप बताइएगा क्रेब्स चक्र, ठीक है। और एक ग्लूकोन से जो है हमको ऊर्जा या पावर मिलता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ऊर्जा गृह भी कहा गया है, पावर हाउस कहा गया है, ठीक है, शक्ति गृह कहा गया है। तो क्वेश्चन में यहाँ पूछा भी गया है, बार बार पूछा गया है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि पावर हाउस क्या किसे कहते हैं हमारे बॉडी का। तो हमारे बॉडी का जो पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, शक्ति गृह जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे बॉडी में पूरे बॉडी में सेल पाया जाता है। पूरे हाथ में देखिए, उंगली में देखिए, सब लगभग लाखों सेल है। तो लाखों सेल में, हर सेल में आपको क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और वही माइटोकॉन्ड्रिया में जो है क्रेब्स चक्र चलेगा, और क्रेब्स चक्र के दौरान ग्लूकोज का निर्माण होगा, और ग्लूकोज का निर्माण होगा तो हमको पावर मिलेगा, ठीक है। तो मतलब हर सेल में जब माइटोकॉन्ड्रिया है तो हर माइटोकॉन्ड्रिया से हमको पावर मिलता है, ठीक है। तो हर माइटोकॉन्ड्रिया से पावर मिलेगा तो हमारे पूरे बॉडी को जो है एनर्जी मिलते रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको माइटोकॉन्ड्रिया। एक चीज और पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक दीवार होता है इसको क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है, क्रिस्टी कहते हैं। तो ये आपको 3 चीज हो गया क्लियर, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो यहाँ ये 2 चीज को ध्यान रखिएगा कि कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों चीज में पाया जाता है, और कोशिका भित्ति जो है ये ओनली प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया तक क्लियर हो गया। अब अगला टॉपिक होगा हमारा, टॉपिक है अगला जो अंग होगा कोशिका का अंग, ये गोल्जी बॉडी मतलब गोल्जी का है। तो गोल्जी का एक हम लोग देखने का काम करते हैं। सेल का अगला अंग देखिए, अगला अंग है गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी। और इसका जो खोज किया था गोल्जी बॉडी का, तो कैमिलो नामक वैज्ञानिक ने किया था, और इसको जो है इस नाम पे भी रखा गया है। गोल्जी बॉडी का नाम दूसरा भी नाम है कैमिलो गोल्जी। तो इस वैज्ञानिक के नाम पर कैमिलो गोल्जी नाम पड़ा था। तो अब गोल्जी बॉडी को हम लोग समझते हैं। देखिए आपको बताया कि हमारा बॉडी में जो है, पूरे बॉडी में जो है सेल पाया जाता है, ठीक है। और उस सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमको ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा तो प्रदान करता है। अब देखिए जैसे कोई एक धावक है, धावक दौड़ रहा है, ठीक है। अब दौड़ने के दौरान क्या होता है कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है। तो वो क्या करेगा, उसके पैर में जो सेल रहेगा उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा वो उसको ऊर्जा प्रदान करेगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देगा, ठीक है। तो उसके लिए उसको कहाँ चाहिए, पैर में ऊर्जा चाहिए, पैर में ऊर्जा चाहिए, ठीक है। लेकिन यदि मानिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हमको कहाँ ऊर्जा चाहिए, जीभ में। जी ऐसे करता है, ठीक है, बहुत स्पीड में, तो हमको जीभ में ऊर्जा चाहिए। जीभ में हमारा सेल है और सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है। तो वहां का जो है जीभ में जो सेल है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, वो हमको क्या करेगा, ऊर्जा देगा पढ़ाने के लिए, इतना जो तेजी से ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। जब हमारा जितना मेरा माइटोकॉन्ड्रिया जीभ का प्रोवाइड करा पाएगा ऊर्जा, उतना ही देर हम पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो उतना ही देर पढ़ा पाएंगे। यदि थक जाएगा, हमको पढ़ाना रहेगा 1 घंटा, तो फिर हमको ऊर्जा कहाँ से मिलेगा। जब तक जीव ऊर्जा वहां का सेल जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा बनाते रहेगा, तब ये तक तो हम पढ़ाते रहेंगे। यदि वहां पढ़ाते पढ़ाते उतना नहीं बना पा रहा, इतना जो स्पीड में ऐसे पढ़ा रहा है, मेरा जीव ऐसे कर रहा है, नहीं बना पाएगा तो क्या होगा, तो वो थक जाएगा। और ज्यादा देर तक पढ़ा सके उसके लिए क्या होता है कि ऐसे करते हमारा जीव ऐसे नहीं कर दे। इसके लिए क्या होता है कि ये ऊर्जा कहां से आता है, तो फिर ये ऊर्जा कहां से आता है, तो हमारे बॉडी में जो पूरे पार्ट होते हैं, अब पैर, हमारा
पैर में सेल होता है, हाथ में सेल होता है, वहां का जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो वहां का जो कहता है रे चलो ना दोस्तवा जो है ना जीव, वहां का जो सेल है ना माइटोकॉन्ड्रिया, वो ऊर्जा जो है ना बना रहा था, लेकिन देख रहे हैं वो बहुते काम कर रहा है, अब बहुते काम कर रहा है, ये थकने वाला है रे, थकने वाला है, चलो 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 जल्दी चलो, थोड़ा उसको भी दे देते हैं, अपना ही ना साथी है, दोस्त है, अपना ही दोस्त हुआ, चलो मदद कर देते हैं। तो वहां का जो सेल रहता है, सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया आता है, वहां का माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा बनाता है, पढ़ा रहे हैं तो हमको पैर में तो जरूरी नहीं है एनर्जी का उतना, तो वो क्या करता है कि वहां का माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है, वो सीधे आकर के जो है आके हमारा जीभ में आ जाता है और हमको पढ़ाने में मदद करता है, ताकि अधिक देर तक पढ़ा सके, ऊर्जा प्रदान करता है। तो वहां से ऊर्जा जो हमारे जीभ तक आया, तो परिवहन का काम हुआ, ठीक है। तो वो परिवहन का काम जो करता है, यही गोल्जी बॉडी करता है, गोल्जी क्या करता है, जिसको कैमिलो गोल्जी भी कहते हैं, ये कैमिलो गोल्जी करता है, ठीक है। तो इसका काम मेन क्या होता है, गोल्जी बॉडी का काम परिवहन का काम करना, ऊर्जा का, प्रोटीन का, इस तरह जो है हम लोग का बॉडी में कंट्रोल बनाए रखता है, प्रोटीन का, ऊर्जा का, किसी भी पार्ट में जो है अनकंट्रोल ना हो। जैसे हम लोग थकते हैं तो पूरे तरह थक जाते हैं, तो तब तक नहीं थकते हैं जब तक एक दूसरे को ऊर्जा प्रदान कर करके ये परिवहन का काम करके हमारे बॉडी को कंट्रोल रखता है। तो इसका सबसे मेन काम होता है कि बॉडी को कंट्रोल करना, ऊर्जा का परिवहन करना, प्रोटीन का परिवहन करना, और जितने भी पदार्थ होते हैं उसका परिवहन करना, ठीक है। तो ये गोल्जी बॉडी नहीं रहते तो फिर हमारा बॉडी जो है अनकंट्रोल हो जाता। तो सबसे मेन काम गोल्जी बॉडी करता है, ठीक है। तो ये परिवहन का काम किया। अब अगला हम लोग समझते हैं राजधानी, जिसको इंग्लिश में वोक्यूल कहते हैं। यहाँ गोल्जी बॉडी को आपको दिखाया भी है, यहाँ देखिए गोल्जी बॉडी दिखाया गया है सेल के अंदर, ठीक है। और अगला जो है राजधानी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वोक्यूल, और यहाँ आपको ये सेल के अंदर दिखाया है, यहाँ वोक्यूल है, ठीक है। ये वोक्यूल क्या करता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए हमारा बॉडी में 65 to 70% जल है, कहीं 65% देखने को मिला है, कहीं 70%, तो वैसे एग्जाम में 70% लिया जा रहा है, ठीक है। तो हमारा बॉडी में 70% जल पाया जाता है, और ये जल रहता कहाँ है, आप लोग सोच रहे होंगे ये 70% जल रहता है और 30% ही और कुछ रहता है, तो ये 70% जल आखिर जाता कहाँ। हम जो पीते हैं जल, तो पेट में तो 1 से 2 लीटर, और क्या उससे ज्यादा क्या, तो फिर ये 70% जो जल होता है, मतलब 100 किलो में जो 70 किलो होता है, 70 लीटर, वो 70 लीटर जाता कहाँ आखिर। तो देखिए वो जो जल होता है, वो जल हमारे सेल में रहता है, और सेल का वोक्यूल में रहता है, ठीक है। यही वोक्यूल राजधानी में रहता है हमारा जल, और वो तब तक बॉडी को कंट्रोल बनाए रखता है, जल पूरे बॉडी में पहुंचाते रहता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है यदि हम पानी के बिना हम जो है 6 से 7 दिन तक रह सकते हैं। तो जब तक वोक्यूल में जल रहता है, वो हमारे बॉडी को पहुंचाते रहता है। और प्लांट की बात करें तो प्लांट का वोक्यूल जो है सबसे बड़ा रहता है, और प्लांट का वोक्यूल में सबसे ज्यादा जल पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया वोक्यूल, ठीक है, जहाँ जल रहता है, जल जमा रहता है, ठीक है। इसको जल सतह भी कहते हैं। तो ये राजधानी आ गया। अब अगला देखते हैं हम लोग तारकाय। ये तारकाय आपको सेंट्रोसोम, ठीक है, यहाँ दिखा गया ये तारकाय, तारा के आकार का भी बना दी, तो इसका नाम इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं। ये तारकाय के खोजकर्ता के बारे में बात करें, सेंट्रोसोम के बारे में बात करें, तो इसका खोजकर्ता जो थे बोबरी नामक वैज्ञानिक थे, ठीक है। अब देखते हैं, हम लोग जानते हैं सेंट्रोसोम का आखिर काम क्या होता है। सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका विभाजन करना, ठीक है। कोशिका विभाजन से आप लोग समझ रहे होंगे कि कोशिका का विभाजन हो जाता है और कोशिका मर जाता है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। कोशिका विभाजन मतलब है कि यदि एक कोशिका हमारा डेड हुआ है सेल का, तो वो दूसरा जो साइड में सेल है, वो एक जो है अलग कोशिका का उससे विभाजन होकर के एक अलग कोशिका का निर्माण करेगा, और जो है उसके स्थान ले लेगा। तो यहाँ जो है कोशिका का पुनः निर्माण होता है, न कि कोशिका विभाजन करके मर ही जाता है सब। तो यहाँ कोशिका का पुनः निर्माण होता है, ठीक है।
ये जो सेंट्रोसोम होता है लीवर में सबसे ज्यादा पाया जाता है सेंट्रोसोम, और न्यूरॉन यानी कि ब्रेन में जो न्यूरॉन होता है उसमें सेंट्रोसोम कम पाया जाता है। तो अब क्या पता है कि सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका विभाजन करना। आपको पहले भी बता चुके हैं कि लीवर में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है, जो कि इसलिए लीवर को यदि काट भी दिया जाए तो सबसे जल्दी कोशिका विभाजन होगा, कोशिका का निर्माण करेगा, तो वहां क्या होगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। और आपको बताए थे कि ब्रेन में न्यूरॉन पाया जाता है, और यदि ब्रेन में न्यूरॉन पाया जाता है वहां आपको बताए थे कि ब्रेन में जो न्यूरॉन होता है वहां कोशिका का विभाजन नहीं होता। तो ब्रेन में यदि चोट लगता है तो हम लोग को जान जा सकती है, जोर से लग गया, क्योंकि वहां कोशिका का विभाजन नहीं होता है, वहां सेंट्रोसोम की संख्या ज्यादा नहीं होती है। और यहाँ एक बीमारी आता है कि देखिए कैंसर, ठीक है। तो ये कैंसर कैसे होता है, कैंसर भी है एक प्रकार का बीमारी जो है, यह कैसे होता है, यह भी होता है कोशिका का विभाजन अधिक हो जाने के कारण, ठीक है। अधिक हो जाएगा और क्या होगा, अनकंट्रोल कोशिका बन जाएगा, तब क्या होगा कि हम लोग को कैंसर हो जाता है। जैसे आप ब्रेन में कैंसर होता है जिसको ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। तो ब्रेन में आपको बताए थे कि वहां जो है कोशिका का विभाजन नहीं होता। फिर यहाँ अनकंट्रोल रूप से कोशिका का विभाजन कैसे हो जाता है, कोशिका का निर्माण कैसे हो जाता है, जो ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। तो देखिए ऐसा है कि 90% जो है ब्रेन में न्यूरॉन पाया जाता है, ठीक है, और 10% वो भाग है जहां कोशिका का विभाजन होता है, जिसको कहते हैं गैलियम सेल। ये गैलियम सेल जो होता है वहां 10% होता है जहां कोशिका का विभाजन होता है। उसी जगह यदि कोशिका का अधिक निर्माण हो गया तो क्या होगा, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, ठीक है, कैंसर हो जाता है। तो यहां तारकाएं समझ गए। अब हम लोग समझते हैं अगला कोशिकांग अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यह अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है यह क्या करता है, कोशिका में जो है ये आंतरिक संरचना देने का काम करता है, ठीक है, आंतरिक कंकाल के रूप में काम करता है। जैसे हमारा बॉडी है तो बॉडी का जो ढांचा जो दिया गया है तो इसको सपोर्ट कौन करता है, हमारा बॉडी में जो है बोन्स जो होते हैं वो सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको आंतरिक कंकाल भी कहा गया है, क्योंकि ये सेल को जो है बनाए रखने में मदद करता है। क्या बनाए रखने में मदद करता है, जैसे हमारा घर होता है तो घर में क्या होता है, पिलर होते हैं, तो वो पिलर क्या करता है, घर को खड़ा रहने में मदद करता है, उसको बनाए रखने में मदद करता है। तो उसी तरह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होता है, ये सेल को बनाने में मदद करता है। यहाँ दिखाएं आपको, ये जो है ये लिक्विड जो है ये जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में ईआर कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये क्या होता है कि ये पूरे सेल में भरा रहता है और सेल को क्या करता है कि स्ट्रक्चर प्रदान करता है, ठीक है, मतलब सेल को चटकने नहीं देता है, सेल को पिचकने नहीं देता है, ठीक है, या पचके नहीं, इसको बनाने में मदद करता है कौन, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। अब अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में बात करें तो इसका दो पार्ट होते हैं, ठीक है, मतलब पार्ट मतलब इसी का दो हिस्सा होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका का। तो ये अंतःप्रद्रव्य जालिका है, ठीक है। अंतःप्रद्रव्य जालिका में एक पार्ट होता है स्मूथ, यहां से देख रहे हैं ये स्मूथ पार्ट है, और एक पार्ट होता है ये रफ पार्ट, ठीक है। ये हुआ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो स्मूथ पार्ट होता है ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जो है वसा का निर्माण करता है। वसा जो है क्या होता है, स्मूथ होता है, ठीक है। तो ये स्मूथ वाला हिस्सा क्या करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये क्या करता है, वसा का निर्माण करता है हमारे बॉडी में। और ये जो पार्ट होता है रफ वाला हिस्सा, ये क्या करता है, रफ वाला हिस्सा क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करवाता है, ठीक है, यहाँ प्रोटीन का निर्माण करवाता है। लेकिन सच नहीं है, ये 100% सच नहीं है कि रफ वाला हिस्सा जो है प्रोटीन का निर्माण कराता है। एक्चुअली होता क्या है कि इस रफ वाले हिस्सा में राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। ये राइबोसोम को दिखाया है, यहाँ राइबोसोम भी दिखा दिए, ठीक है। ये रफ वाला हिस्सा में जो है राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम क्या करता है, ये एक्चुअली प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है।
तो स्मूथ वाला हिस्सा हमको क्या क्या, वसा का निर्माण किया, और रफ वाला हिस्सा में जो राइबोसोम पाया जाता है वो हमको क्या क्या, प्रोटीन का निर्माण करता है। मतलब देखिए एक ही सेल में इतना पार्ट है और इतना पार्ट का एक काम होता है, तो पूरा बॉडी में लाखों सेल है, तो सोचिए क्या क्या बनता है। तो ये सारा पार्ट को हम लोग जान रहे हैं, सारा पार्ट को आप लोग को पढ़ा रहे हैं। अब ये राइबोसोम देखिए, अब राइबोसोम को जानते हैं। राइबोसोम का हिंदी अर्थ होता है राजधानी, ठीक है, राजधानी। ये राजधानी का खोजकर्ता के बारे में बात करें तो इसका जो खोजकर्ता है पैलेट थे, ठीक है, पैलेट, इसका खोजकर्ता जो है पैलेट थे। ये राजधानी क्या करता है, प्रोटीन निर्माण का काम करता है। यहाँ आपको बताए भी, ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक हिस्सा है और राइबोसोम, और ये राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन निर्माण करता है, ठीक है। इसलिए प्रोटीन का निर्माण जब ये अधिक संख्या में करने लगता है, प्रोटीन फैक्ट्री भी इसको कहा जाता है, ठीक है। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागिरी कहा गया था, ऊर्जा का निर्माण करता था, तो ये प्रोटीन का निर्माण अधिक करता है राइबोसोम, यानी कि राजधानी, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा गया है, ठीक है। अब देखिए ये राजधानी को, ये राइबोसोम को जो है, इसको जो है दो पार्ट में बांटा गया है, और किस हिसाब से दो पार्ट में बांटा गया है इसको देखते हैं। ये सेंटीमेंटेशन कोएफिशिएंट के थ्रू जो है इसको दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। ये सेंटीमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या होता है कि मतलब ये राजधानी को, राइबोसोम को जो है दो पार्ट में आकार के आधार पर बांटा गया है। तो यह जो प्रोसेस है ये सेंटीमेंटेशन कोएफिशिएंट कहलाता है। तो ये सेंटीमेंटेशन कोएफिशिएंट आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, सेंटीमेंटेशन, ठीक है। ये क्या करता है कि आकार के आधार पर बांटता है। तो आकार मतलब ये नहीं कि उसको देख करके आकार पे बांटता है। तो ये सेंटीमेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि लिक्विड लिया जाता है और लिक्विड में क्या करता है कि उसको ये जो होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को जो है उसमें डाल दिया जाता है, और जो सबसे नीचे बैठ जाता है तो वो निश्चित ही बड़ा, जो सबसे नीचे बैठता है वो बड़ा होगा, तो उसको बड़ा माना जाता है, मतलब उसको यूकैरियोटिक माना जाता है। और जो सबसे छोटा रहेगा वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक रहेगा। मतलब कि जो 70s का रहेगा, एस मतलब सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, तो ये एस होता है। जो 70s रहेगा वो छोटा होगा, जो 80s रहेगा वो बड़ा होगा, क्योंकि 80s बड़ा होता है, तो 80s वाला बड़ा होगा, यूकैरियोटिक होगा, और 70s वाला क्या होगा, प्रोकैरियोटिक होगा, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि सेल चैप्टर आपको बताया कि बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ सब डिटेल प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में डिटेल जो पढ़ेंगे वो आगे पढ़ेंगे, यहाँ जरूरी नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ वैसे जान लीजिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। ये बेसिक मेथड में जानिए कि यूकैरियोटिक क्या होता है, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं, मतलब माइक्रोस्कोप की मदद का जरूरी नहीं होता है देखने के लिए, वो यूकैरियोटिक होता है, क्योंकि एक्चुअली वो बड़ा होता है तो हमको माइक्रोस्कोप का जरूरी नहीं पड़ेगा, तो वो यूकैरियोटिक होता है। और प्रोकैरियोटिक को जानिए तो जिसको जो 70s का होता है, मतलब छोटा होता है, तो उसको माइक्रोस्कोप से देखने का मदद लेना पड़ेगा, तो जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में जानेंगे जब टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या क्या पढ़ लिए देखें, गोल्गी का राजधानी, तारक का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राजधानी, इन सबको पढ़े, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन पढ़े, गोल्गी बॉडी पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया बचे। अब हम लोग को बचता है न्यूक्लियस, और जो 2-3 हिस्सा है उसको हम लोग इस वीडियो में देखने का काम करते हैं। कोशिका का अगला अंग है केंद्रक, ठीक है। तो केंद्रक को देखते हैं। केंद्रक का इंग्लिश नेम होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस होता है ये कोशिका है, और कोशिका के बीच में जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, यहाँ लिख भी दिए हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो कोशिका के बीच में जो होता है वो केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। ये केंद्रक का काम क्या होता है कि ये केंद्रक का काम होता है कि कोशिका के अंदर जितने भी ये लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी पार्ट हैं उसको जो है कंट्रोल करने का काम, इसलिए जो है इसको कंट्रोलर भी कहा जाता है केंद्रक को, ठीक है। तो केंद्रक का खोज किसने किया था,
केंद्रक का जो खोजकर्ता थे ये रॉबर्ट ब्राउन थे, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। और इसी केंद्रक के अंदर जो है क्रोमोजोम पाया जाता है, ठीक है। और ये क्रोमोजोम के जो भीतर होता है डीएनए, आरएनए, जीन वगैरह वगैरह पाया जाता है, ठीक है। तो डीएनए आरएनए का चैप्टर हम लोग अलग पढ़ेंगे, डीएनए आरएनए को जो है अलग चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। तो ये केंद्रक को क्या बताया है कि इसको जो है कंट्रोलर कहते हैं, ठीक है, कोशिका का कंट्रोलर कहते हैं। और इसको कंट्रोलर के साथ साथ इसको ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, इसको न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये न्यूक्लियस मतलब केंद्रक में पाया क्या क्या जाता है। केंद्रक में देखिए 80% जो होता है प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, और 10% जो है डीएनए पाया जाता है, बाकी का 10% अन्य तत्व होते हैं। तो ये 80% प्रोटीन पाया जाता है केंद्रक में। तो यहाँ ये एग्जाम में पूछा भी गया है केंद्रक में क्या पाया जाता है। 80% प्रोटीन का बना होता है केंद्रक, ठीक है। तो ये आपको केंद्रक हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला लाइसोसोम, ठीक है। ये लाइसोसोम देखिए, ये लाइसोसोम जो होता है, ये लाइसोसोम का खोज जो है डी डुबे ने किया था, ठीक है। इसकी खोजकर्ता डी डुबे था, ठीक है। ये लाइसोसोम के अंदर जो है एक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। उस एंजाइम का नाम है जल अपघटक एंजाइम, मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटक मतलब देखिए इस एंजाइम का क्या काम होता है, मतलब लाइसोसोम का क्या काम होता है कि ये जो कोशिका है, कोशिका के अंदर जितने भी और पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब जो है, यदि वो मर जाता है तो उसको ये गलाने का काम करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, उसको जलाने का काम करता है, ठीक है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। यदि नहीं करेगा तो वो उसमें ही सर के जो है बर्बाद हो जाएगा, सर के जो है रह जाएगा। इसलिए ये इसका इसमें जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम में, उसको गलाने का काम करता है, ठीक है। तो या तो क्या करेगा लाइसोसोम, मानिए ये लाइसोसोम है, यहाँ वोक्यूल है, यहाँ जो है गोल्जी बॉडी है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है। ये मानिए लाइसोसोम अथी माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा, तो लाइसोसोम करेगा देख चट्टा तुम काम काहे नहीं कर रहा है, तुम्हारा काम है ऊर्जा बनाना, तुम काम काहे नहीं कर रहा। माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा लाइसोसोम का नहीं करेंगे, कौन सी करेगा है, कौन सी करेगा। तो ये क्या करेगा लाइसोसोम, नहीं करेगा। तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया, तुम्हारा काम है ऊर्जा बनाने का, तुम नहीं करेगा। रुको तुमको बताते हैं। इसके पास आता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो कि जलाने का काम करता है, गलाने का काम करता है। यदि मर जाता है तो ये जब काम करना बंद करेगा तो ये कहेगा रुक रुक ससुरा, तुमको अभी बताते हैं। सीधे छोड़ देगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को जला देगा, गला देगा। काम नहीं करेगा, जला गला देगा, और उस तरह जो है इस तरह सरा देगा। तो ये इसका लाइसोसोम का मेन काम होता है कि जो भी चीज खत्म हो गया, अब काम नहीं कर रहा, उसको सराने गलाने का काम, तो लाइसोसोम का भी जो है सेल में जरूरी होता है, लाइसोसोम का भी होना। तो ये देखिए कभी कभी क्या होता है कि जितने भी होते हैं पार्ट सेल के, साइटोप्लाज्म, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी होते हैं, तो कभी कभी क्या कहते हैं लाइसोसोम से, नहीं करेंगे हम काम, तुम क्या करेगा। तो लाइसोसोम बोलता है तुम नहीं करेगा, इतना हिम्मत हो गया तुम लोग का। ये कहता हाँ नहीं करेंगे, कौन सी करेगा। लाइसोसोम क्या करते हैं, रुक ससुरा, तुम लोग ऐसे नहीं मानेगा, ठीक है, अभी तुमको हम बताते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जा करके लाइसोसोम अपने आप में फट जाता है, उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। जैसे फटता है तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या बोले, आपको सराने गलाने का काम करता है, जलाने का काम करता है। जितना भी सेल का पार्ट रहता है उसको क्या करता है, जला गला देता है। तुम काम ही नहीं करेगा, तुमको रख के कौन सी करेंगे, सरा गला के खत्म कर देता है, ठीक है। तो उस प्रकार से क्या होता है कि वो सेल जो है मर जाता है, ठीक है, डेड सेल हो जाता है। तो लाइसोसोम का ये काम होता है, जो सर गल गया उसको सराने गलाने का काम जो काम नहीं कर रहा है। और लाइसोसोम क्या करते हैं कि जो सर गल गया तो मतलब जो खत्म हो गया उसको सराने गलाने का काम करते हैं। लेकिन ये जो न्यूक्लियस होते हैं ये लाइसोसोम बोलते हैं जो काम करने वाला है न्यूक्लियस। चचा जरा ध्यान रखिएगा, इस
चोरवा सब है, कभी कभी काम करना बंद कर देता है। आप जरा ध्यान रखिए, ठीक है, इस सब पे ध्यान रखा कीजिए। और नहीं रखता है तो उनको बोलिए मेरे पास है ना, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सबको खत्म कर देंगे, आप खाली बता तो दीजिए। तो न्यूक्लियस चाचा बोलते हाँ हाँ हाँ। तो ये लाइसोसोम का काम होता है उसको सड़ाने गलाने का काम, ठीक है। तो अब देखिए हमारे ब्लड में जो है आरबीसी पाया जाता है, और आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। जब आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है तो वो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा मतलब डेड हो जाएगा। तो फिर वो हमारे बॉडी में बच जाता है। बॉडी में बच जाएगा जहां, तो वहां क्या करेगा, बॉडी में जहां बच जाएगा वहां क्या करेगा, वहीं रह जाएगा। वहीं रह जाएगा तो उसको सड़ाने गलाने के लिए कुछ चाहिए। तो ये आरबीसी में जो है लाइसोसोम पाया ही नहीं जाता है। तो फिर आरबीसी क्या करता है, ये धीरे धीरे करके हमारे जो है पीलिया में चले जाता है। पीलिया हमारे ये राइट साइड में होता है, तो ये पीलिया में चले जाता है। पीलिया में पाया जाता है लाइसोसोम। यहाँ क्या होता है, पीलिया में जाकर के आरबीसी खत्म हो जाता है, उसको सड़ा गला देता है आरबीसी को। कौन, पीलिया, क्योंकि पीलिया में जो है लाइसोसोम होता है, इसलिए जो है पीलिया को जो है आरबीसी का कब्र भी कहा गया है, क्योंकि वहीं जाके सब आरबीसी जब खत्म होता है, जो मतलब मरता है तो जाके वहीं जमा होता है, इसलिए आरबीसी को, पीलिया को जो है आरबीसी का कब्र भी कहते हैं, ठीक है। वैसे ऊर्जागिरी आपको बताए, यहाँ जो आपको पता है इसको जो है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। जैसे आपको पता है कि सब काम नहीं करेगा तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ देता है, और सबको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ता है या अपने आप में फट जाता है। जब अपने आप फट जाता है तो कोई अपना जो हत्या करता है उसको आत्महत्या करते हैं। इसलिए जो जब फटता है तो इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं, ठीक है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। और ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है, ऊर्जागिरी माइटोकॉन्ड्रिया, और लाइसोसोम आत्महत्या की थैली। और प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को, ठीक है। ये सबको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको लाइसोसोम हो गया। अब अगला लास्ट कोशिका का अंग बचता है, ये जीव द्रव। लगभग सब खत्म कर चुके हैं, अब जीव द्रव बचता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब जीव द्रव को जीव द्रव क्यों कहते हैं, देखिए ये कोशिका जो है, कोशिका के अंदर जो है एक लिक्विड टाइप से पाया जाता है जिसको जीव द्रव कहते हैं, ठीक है। मतलब जीव द्रव इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये जब पूरे जो कोशिका है इसको जीवन प्रदान करता है। कैसे बताते हैं, जैसे मानिए कोई बैग लिए और बैग में सब बर्तन सब कस दिए, बर्तन सब डाले और कोई चीज से लेकर के चल दिए उसको। अब लेके जाएंगे तो ढनमन करेगा तो क्या होगा, एक दूसरे में लगेगा तो पचक जाएगा। पचक जब जाएगा तो वही क्या करता है, तो न पच के तो उसके लिए क्या करता है, जैसे आप ऑनलाइन सामान मंगाते हैं या कोई सामान आता है तो उसमें एक देखते होंगे कि फोम दिया जाता है ताकि जो है सामान व्यवस्थित रूप से एक दूसरे से टकराए नहीं, ताकि पचके नहीं। तो यहाँ भी क्या होता है कि जीव द्रव का काम होता है, प्रोटोप्लाज्म का काम होता है कि इसमें जो है लिक्विड टाइप से भरा रहता है सेल में। और ये सेल में क्या करता है कि ये जो जितने भी पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, जितने भी पार्ट है ये एक दूसरे से टकराए नहीं, ठीक है। इसलिए जो है इसमें लिक्विड भरा रहता है जिसको जीव द्रव कहते हैं। मतलब टकराए नहीं और एक दूसरे से मरे नहीं, पचके नहीं, ठीक है। इसलिए तो इसको जीवन देने का काम कौन करता है, जीव द्रव, इसलिए इसको जो है जीव द्रव कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो जीव द्रव होता है ये कलरलेस होता है, ठीक है। इसका कोई भी रंग नहीं होता, ये कलरलेस होता है। ये जीव द्रव में जो है 80% जल पाया जाता है। जीव द्रव में 80% जल पाया जाता है। जैसे हम लोग को जो पानी जो प्यास लगता है तो हमारे बॉडी में जब 1% जल की कमी हो जाता है तो क्या होता है कि हम लोग को प्यास लगना चालू हो जाता है, ठीक है। यदि 10% जल का कमी हो जाता है तो हम लोग क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो यही जब जीव द्रव में, हमारा जीव द्रव में 1% पानी का कमी हो जाता है तो हम लोग को प्यास लगना शुरू हो जाता है, तो और हम लोग पानी पीते हैं। तो यही जीव द्रव में जो है 80% जल पाया जाता है। अब देखिए जीव द्रव को दो पार्ट में बांटते हैं, एक कोशिका द्रव और एक केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव जो है जिसको इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म,
मतलब कोशिका द्रव्य मतलब कोशिका के अंदर जो लिक्विड टाइप से पाया जाता है उसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अंदर जो एक केंद्रक बीच में होता है, और ये केंद्रक के बीच में देख रहे हैं ये लिक्विड टाइप दिए हैं, ये केंद्रक के बीच में जो द्रव पाया जाएगा उसको कहते हैं केंद्रिका द्रव, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो इसको दो पार्ट में बांटे हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है न्यूक्लियस को बनाए रखने में मदद करेगा, और कोशिका द्रव को बनाए रखने में मदद करेगा, ये कोशिका को बनाए रखने में मदद करेगा कोशिका द्रव, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का ये कोशिकांग का चैप्टर जो है खत्म होता है। सेल चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कोशिका का अंग जो है वो पूरे आप लोग को बता दिए, ठीक है। अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे, कोशिका के प्रकार क्या कौन कौन प्रकार होते हैं, जैसे यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक बताए थे, तो वो सब सारा डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। आप लोग को वैसे बताए कि कोशिका चैप्टर बहुत लंबा है, इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए, धैर्य बनाकर पढ़िए, ठीक है। हर चीज का जानकारी लीजिए, डिटेल में लीजिए, धैर्य बनाए रखिए। आगे जो है हम लोग अगला चैप्टर टाइप्स ऑफ सेल को देखेंगे, ठीक है। चैप्टर यही रहेगा, मतलब अगला वीडियो में जो टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो में इसको खत्म करना ठीक नहीं होगा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। अगला चैप्टर में हम लोग टाइप्स ऑफ सेल को देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।